विद्यार्थियों, आज हम मुद्रा के विकास एवं मुद्रा के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पहले के वीडियो में देखा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों से बचने के लिए मुद्रा का आविष्कार किया गया था। समय समय पर कई प्रकार की वस्तुएं मुद्रा के रूप में प्रयुक्त हुई है। जैसे प्राचीन समय में पशु, चाय, चीनी, नमक, कौड़ियाँ आदि भी मुद्रा के रूप में प्रयुक्त हुई है। लेकिन कीमती वस्तुओं ने मुद्रा के रूप में अपना प्रभुत्व काफ़ी समय तक कायम रखा है। कीमती धातुओं का आभूषण के रूप में भी मूल्य रहा है। इन्हें अधिकांश व्यक्ति भुगतान में स्वीकार करते हैं और इनको बहुत छोटे अंशों में विभाजित करना भी संभव हो पाता है। तो हम देखते हैं कौन कौन सी जो है विकास के तहत मुद्रा हमारे सामने आई थी। तो सबसे पहले हम लेते हैं धातु मुद्रा। प्रारंभ में धातु मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ था। जो प्रारंभ के सिक्कों पर अंकित मूल्य उनके धातु मूल्य के बराबर होता था, यानी जितने मूल्य का धातु होता था उतना ही उस पर मूल्य अंकित किया जाता था, जिससे काफ़ी धातु की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन बाद में सिक्कों का अंकित मूल्य उनके धातु मूल्य से अधिक कर दिया गया। इसका अर्थ ये हुआ कि उनमें शुद्ध धातु का अंश धीरे धीरे घटता चला गया। सिक्के चलाने वाली संस्था के विश्वास पर सिक्के व्यवहार में चलने लगे। इस व्यवस्था ने आगे चल करके और पत्र मुद्रा के लिए एक आधार तैयार किया था। फिर धातु मुद्रा के बाद आई पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा के पीछे शुरू में या प्रारंभ में 100% स्वर्ण कोष रखे जाते थे, यानी जितनी मुद्रा जारी की जाती थी उतना का उतना सोना रखा जाता था, जिनका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर पत्र मुद्रा को बदलने में किया जा सकता था। तब देश स्वर्ण मान पर माना जाता था। बाद में धीरे धीरे ये महसूस किया जाने लगा कि पत्र मुद्रा के पीछे आंशिक रूप से कोष रखना ही पर्याप्त है। जैसे यदि मान लें 10% के आंशिक कोष के नियम को माना जाए तो 100 रुपये की कागजी मुद्रा के पीछे 10 रुपये का स्वर्ण कोष ही रखा जाना था। 5% मानने पर 5 रुपये के बराबर स्वर्ण कोष रखा जाना था। आंशिक कोष की विधि के पीछे ये मान्यता थी कि सारी जो निर्गमित पत्र मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तित के लिए एक साथ प्रस्तुत नहीं की जाएगी। पत्र मुद्रा सरकार में जनता का विश्वास होने से चलेगी तथा जनता इसे स्वर्ण में बदलना आवश्यक नहीं समझेगी। इसलिए आंशिक धातु कोष की व्यवस्था चलती रही और इस व्यवस्था में पत्र मुद्रा चलाने वाली संस्था पर भी थोड़ा अंकुश लगा रहता था। लेकिन बाद में पत्र मुद्रा की स्वर्ण में परिवर्तनशीलता को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, जिससे अपरिवर्तनशील करेंसी या सरकार के विश्वास पर आश्रित करेंसी, जिसे फीट करेंसी कहते हैं, का जन्म हुआ। अब पत्र मुद्रा सरकार के विश्वास पर चलती है। आज का कागजी नोट इसलिए मूल्यवान हो सकता है कि वह सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति इसे मूल्यवान मानता है, इसलिए वह मूल्यवान होता है। इस बात से इसके विनिमय के माध्यम के रूप में होने वाले कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि यह किसी चीज़ में परिवर्तनीय रहा है या नहीं रहा है। लेकिन इस परिस्थिति का दुरुपयोग भी हो सकता है, क्योंकि पत्र मुद्रा सरकार की इच्छा अनुसार निकाली जा सकती है, जिससे मुद्रास्फीति का भय हमेशा ही बना रहता है। कई देशों में पत्र मुद्रा का अनियंत्रित विस्तार मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण रहा है। नेक्स्ट है फिर जमा मुद्रा। आजकल जो व्यापारी बैंक है वो जमा मुद्रा का सृजन करते हैं, जिसे हम साख सृजन कहते हैं। चेक के द्वारा भुगतान का प्रचलन बढ़ने से बैंकों के लिए यह संभव हो गया है कि वे नकद जमा के आने पर साख जमा का निर्माण कर सकें। चेक स्वयं मुद्रा नहीं होता और न ये मुद्रा का स्थानापन्न ही होता है। बैंक अपने ग्राहक को ऋण दे देते हैं, जिसका उपयोग वो चेक के द्वारा भुगतान करने में कर सकता है। चेक के द्वारा मुद्रा राशि एक खाते से निकालकर दूसरे राशि खाते में जमा कर दी जाती है। तो जो बैंक जमा मुद्रा होती है, न कि चेक होता है। चेक फिर आगे दो तरह के हो सकते हैं, एक तो वाहक चेक और एक आज्ञा चेक। वाहक चेक वह चेक होता है जिसमें लिखी रकम बैंक की खिड़की पर किसी भी व्यक्ति को मिल सकती है, यानी हम चेक लेकर के बैंक में जाते हैं और उस पर जो राशि लिखी हुई है वो बैंक हमें दे देता है। इससे ये लाभ होता है कि किसी भी व्यक्ति को नकद राशि बैंक से आसानी से मिल जाती है। लेकिन इस प्रकार के चेक खो जाने पर इसका भुगतान कोई गलत व्यक्ति भी ले सकता है। तो ऐसे चेकों का जो प्रयोग है वो सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। दूसरे फिर आज्ञा चेक। आज्ञा चेक का रुपया उस व्यक्ति को मिलता है जिसका नाम चेक पर लिखा रहता है, अथवा उसमें आज्ञा प्राप्त करके तीसरे व्यक्ति को मिल सकता है। मान लीजिए कि मोहन के पास एक चेक आया
जो आज्ञा चेक था, वह चाहे तो श्याम को इसका भुगतान दिलवा सकता है। इसके लिए उसे चेक की बैक साइड में पीछे की तरफ जो है श्याम के पक्ष में बेचान करना होता है। तो इस प्रकार से व्यवहार में आज्ञा चेक पर दो आड़ी रेखाएं डाल देती है, जिसे हम कहते हैं अकाउंट पे, है ना, और उस पर लिखते भी हैं अकाउंट पे ओनली, एसी पे ओनली, अथवा केवल दो आड़ी या रेखांकित रेखाएं ही खींच जाती है, जिससे चेक रेखांकित बन जाता है और इसका रुपया उसी व्यक्ति को मिलता है जिस व्यक्ति के नाम चेक कटा हुआ है, उसके बैंक खाते में जमा होता है। उसे बैंक काउंटर से नकद राशि नहीं मिल सकती, वो पहले उसके खाते में जमा होगा और फिर उसके बाद वो अपने खाते में से पैसा निकाल सकता है। तो इस प्रकार से जो है मुद्रा का विकास धातु मुद्रा से पत्र मुद्रा में और पत्र मुद्रा से जमा मुद्रा या साख मुद्रा के रूप में हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मुद्रा की प्रकृति। इसके संबंध में ये बात ध्यान देने योग्य है कि मुद्रा एक साधन है, साध्य नहीं है। यह मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि का एक साधन मात्र ही है। मुद्रा का अपने आप में कोई मूल्य नहीं होता है। मुद्रा में वस्तुओं व सेवाओं को खरीदने की शक्ति होती है। लोग मुद्रा को जुटाने में इसलिए लगे रहते हैं कि वे अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करने की शक्ति प्राप्त कर सके। आधुनिक अर्थशास्त्रियों का ऐसा मानना है कि एक अर्थव्यवस्था के संचालन में मुद्रा का केंद्रीय स्थान होता है। मुद्रा की पूर्ति के आर्थिक जीवन पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ते हैं। केन्स व उसके बाद की विचारधारा में मुद्रा को आर्थिक क्रिया का निर्धारित तत्व भी माना गया है। मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन मूलतया मौद्रिक दशाएं ही होती है। यही कारण है कि आजकल विकसित व विकासशील देशों में मौद्रिक नीति व मौद्रिक प्रबंध का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। भारत में भी मौद्रिक नीति पर प्रकाश डालते समय 1985 में चक्रवर्ती पैनल ने मौद्रिक लक्ष्य निर्धारण यानी मॉनेटरी टारगेटिंग पर बल दिया था, जिसके अंतर्गत मुद्रा की पूर्ति को नियमित करने पर जोर दिया गया था तथा मुद्रा की पूर्ति एवं वास्तविक राष्ट्रीय आय की वृद्धि में परस्पर तालमेल होना आवश्यक होना चाहिए। मुद्रा अर्थव्यवस्था में वास्तविक साधन जैसे कोयला, इस्पात आदि तो उत्पन्न नहीं कर सकती है, लेकिन वह उन साधनों को जुटाने में तथा उनका सदुपयोग करने में मदद अवश्य कर सकती है। अब इसके बाद हम आते हैं मुद्रा के वर्गीकरण पर कि किस प्रकार से मुद्रा का अलग अलग वर्गीकरण किया जा सकता है। मुद्रा के वर्गीकरण के अंतर्गत इनके अलग अलग आधार हैं। सबसे पहले हम आते हैं मुद्रा की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। प्रकृति के आधार पर मुद्रा को दो वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहली है वास्तविक मुद्रा है। वास्तविक मुद्रा देश में प्रचलित मुद्रा होती है जिसमें लेन देन संपन्न किए जाते हैं। इसमें क्रय शक्ति का संग्रह भी किया जाता है। भारत में जैसे 1 रुपया, 5 पैसा दोनों वास्तविक मुद्रा में आते हैं। दूसरा है फिर हिसाब की मुद्रा या लेखे की मुद्रा। इस मुद्रा में देश के खाते का हिसाब किताब रखा जाता है। जैसे भारतीय रुपया हिसाब या लेखे की मुद्रा है। अमेरिका में डॉलर, रूस में रूबल, जर्मनी में मार्क, जापान में येन, ये सभी लेखे की मुद्रा कहलाती है। वास्तविक मुद्रा व हिसाब की मुद्रा या लेखे की मुद्रा एक ही होती हैं, लेकिन कभी कभी वे अलग अलग भी हो सकते हैं। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसके बाद मुद्रास्फीति के कारण जर्मनी में वास्तविक मुद्रा तो जर्मन मार्क थी, लेकिन हिसाब की मुद्रा फ्रांस का फ्रैंक या अमेरिकी डॉलर थे, क्योंकि इनका मूल्य अपेक्षाकृत ज़्यादा स्थिर पाया गया था, इसलिए हिसाब की दृष्टि से ज़्यादा उपयुक्त माने गए थे। तो इस प्रकार से प्रकृति के आधार पर दो प्रकार की हो सकती है। अब हम चलते हैं इससे आगे कानूनी मान्यता के आधार पर। कानूनी मान्यता के आधार पर वैध मुद्रा और ऐच्छिक मुद्रा दो प्रकार की मुद्रा हो सकती है। जो वैध मुद्रा होती है वो कानून की दृष्टि से मान्य होती है। इसको भी दो अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें है सीमित वैध मुद्रा। सीमित वैध मुद्रा का मतलब है कि यह सीमित मात्रा में वैध होती है और उस सीमा तक किसी व्यक्ति को इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। इसकी सीमा सरकार द्वारा निश्चित की जाती है। आजकल भारत में जैसे 5 रुपये, 10 रुपये, 20 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो जो है 25 पैसे तक वैध माने जाते हैं। कोई भी व्यक्ति इन्हें जो है 25 रुपये से ज़्यादा राशि में लेने से इनकार कर सकता है, लेकिन किसी भी लेनदार को इन छोटे सिक्कों को 25 रुपये तक कानून की दृष्टि से लेने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अगर कोई कहे कि मैं जो 5 पैसे, 10 पैसे और 25 पैसे के सिक्के नहीं लूँगा तो वो कानूनी रूप से गलत होगा। कानूनी रूप से वो 25 रुपये तक के सिक्के लेने के लिए बाध्य है।
नेक्स्ट फिर इसका होता है कि असीमित वैध मुद्रा। यह वह मुद्रा होती है जिसे असीमित मात्रा तक लेने के लिए बाध्य किया जा सकता है। जैसे भारत में 2 रुपये का सिक्का, 1 रुपये का सिक्का एवं 50 पैसे का सिक्का तथा समस्त कागजी मुद्रा जितनी भी है असीमित वैध मुद्रा में आते हैं। किसी भी लेनदार को उसका देनदार इन्हें किसी भी सीमा तक स्वीकार करने के लिए कानून की दृष्टि से बाध्य कर सकता है ना। और इसके संबंध में व्यवहार में कोई जो है समस्या उत्पन्न नहीं होती है। ऐसा हम देखते हैं कि जो इस प्रकार की समस्या है कई बार आती है, लोग कहते हैं कि मैं सिक्के ज़्यादा मात्रा में नहीं लूँगा, तो कानूनी रूप से हम उसे बाध्य कर सकते हैं सिक्के लेने के लिए। अगर वह सिक्का 1 रुपये, 2 रुपये, 50 पैसे या उससे अधिक राशि के नोट हैं, जैसे 1 रुपये का नोट, 2 रुपये का नोट, 5 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट या इस प्रकार के जो नोट है वो लेने से मना नहीं कर सकता है। दूसरा फिर कानूनी मान्यता के आधार पर आती है ऐच्छिक मुद्रा। इस मुद्रा को जो है स्वीकार करना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। इसे लेने के लिए हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते। जैसे चेक है, हुंडी है तथा विनिमय बिल है, ये ऐच्छिक मुद्रा कहलाते हैं। तो इन हुंडियों को, चेक को किसी को लेने के लिए हम बाध्य नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति चेक लेने से मना कर सकता है कि मैं चेक नहीं लूँगा, मुझे नकद मुद्रा दी जाए, तो उसे नकद मुद्रा देनी पड़ेगी। फिर हम आते हैं कि जो है नेक्स्ट वस्तु के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण। वस्तु के आधार पर भी मुद्रा का वर्गीकरण किया गया है। उसमें 2 तरह की मुद्रा है, धात्विक मुद्रा और पत्र मुद्रा। सबसे पहले हम आते हैं धात्विक मुद्रा। धात्विक मुद्रा को भी 2 अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहले तो स्टैंडर्ड मनी यानी मानक मुद्रा या प्रामाणिक मुद्रा, यह जो होती है देश की प्रधान मुद्रा होती है। मानक सिक्के स्वर्ण या चांदी के होते हैं। प्रामाणिक मुद्रा विनिमय का माध्यम तथा लेखे की मुद्रा दोनों होते हैं। मानक सिक्के पर अंकित मूल्य इसके धातु मूल्य के समान होता है, यानी उसमें जितनी धातु डाली हुई है उस धातु का मूल्य उस सिक्के के मूल्य के बराबर होगा। इसका सिक्के के रूप में बाजार में जो मूल्य होता है वही गलाकर धातु के रूप में बेचने पर प्राप्त हो सकता है। इस व्यवस्था में सिक्का ढलाई निःशुल्क होती थी। लोग धातु ले जाकर टकसाल से सिक्के ढलवा कर ला सकते थे। सिक्का ढलाई की फीस हो भी सकती है और नहीं भी। मानक मुद्रा असीमित वैध मुद्रा होती है ना। इसकी कोई भी सीमा नहीं होती है वैधता की। दूसरा है फिर इसमें प्रतीक मुद्रा या सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन मनी जिसे हम कहते हैं। ये छोटे भुगतानों के काम आती है। ये प्रामाणिक मुद्रा की सहायक होती है। इसके सिक्के तांबे या निकल आदि के होते हैं। सांकेतिक या प्रतीक मुद्रा की स्वतंत्र व निःशुल्क ढलाई नहीं होती है। इस पर अंकित मूल्य इसके वास्तविक मूल्य से अधिक होता है। यह सीमित वैध मुद्रा होती है। भारतीय रुपया देश की प्रधान मुद्रा है तथा असीमित वैध मुद्रा है जो 1 रुपये का सिक्का है वो, लेकिन इसका वास्तविक मूल्य कम व अंकित मूल्य अधिक होता है और रुपये की ढलाई स्वतंत्र नहीं होती है। इसलिए इसे हम प्रामाणिक सांकेतिक सिक्का कहा गया है, स्टैंडर्ड टोकन कॉइन। यानी इसमें प्रामाणिकता भी है और ये सांकेतिक भी है, दोनों ही जो है भारतीय रुपया माना गया है। दूसरा फिर है इसका कि पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा को भी 3 प्रकार से बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी या प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। इस प्रकार की जो मुद्रा होती है उसके पीछे सोने या चांदी के कोष पाए जाते हैं और वो सोने और चांदी का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इसे प्रतिनिधि मुद्रा कहा जाता है। इस व्यवस्था में मुद्रास्फीति का भय बहुत ही कम बना रहता है। धातु के सिक्के चलाने की आवश्यकता भी नहीं होती है, लेकिन ये बहुत ही बड़ी महंगी पद्धति है। इसमें धातु की बचत नहीं होती, ये बेलोच होती है और इसमें मुद्रा की पूर्ति आसानी से हम नहीं बढ़ा सकते। फिर दूसरी है परिवर्तनीय पत्र मुद्रा, कन्वर्टिबल पेपर मनी। यह धारक की इच्छा अनुसार मानक सिक्कों में परिवर्तनीय होती है, लेकिन इसमें धातु के कोष पत्र मुद्रा की कुल राशि के बराबर नहीं रखे जाते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि सभी धारक पत्र मुद्रा को धातु में नहीं बदलना चाहेंगे, कि जो सभी लोग हैं वो एक ही समय पर सभी धातु में बदलना नहीं चाहेंगे। इसमें कोष के 2 भाग होते हैं, एक तो धातु रूप में सोना चांदी व मानक सिक्के और दूसरा प्रत्ययी अंश जिसमें प्राय सरकार की प्रतिभूतियाँ आती है। इस पद्धति में कीमती धातु की बचत होती है। यह पद्धति लोचदार होती है और जनता में विश्वास भी उत्पन्न करती है, लेकिन इसमें अधिक पत्र मुद्रा निकलने का भय हमेशा ही बना रहता है।
नेक्स्ट है फिर अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा। इसमें मौद्रिक अधिकारी पत्र मुद्रा को सिक्के या धातु में बदलने की कोई गारंटी नहीं देता है। पत्र मुद्रा सरकार के विश्वास पर चलती है। इस पद्धति में धातु तो बच जाती है ना, और ये लोचदार भी होती है क्योंकि आवश्यकता अनुसार मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाया जाना आसान हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ इसमें मुद्रास्फीति का जो भय है वो निरंतर बना रहता है और इससे देशवासियों को मुद्रा के मूल्य में गिरावट का सामना भी करना पड़ता है। भारत में जिस प्रकार की मुद्रा प्रचलन में है वो अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा ही है। 1 रुपये के नोट तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा चलाए जाते हैं, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक के नोटों पर जो वायदा लिखा रहता है उसका यह अर्थ है, आपने देखा होगा कि नोट पर लिखा होता है कि मैं धारक को 50 रुपये का नोट है तो उसमें लिखा होगा कि मैं धारक को 50 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो उसका अर्थ ये है कि बैंक उस पर लिखी रकम के बराबर दूसरे नोट दे सकेगा, लेकिन उसके बदले में सोना या चांदी आदि धातु देने की कोई प्रतिज्ञा उसमें नहीं की जाती है ना। तो हमने जो ये अध्ययन किया है इसमें एक लाभदायक अंतर कानूनी वैध या आदेश आश्रित व विश्वासाश्रित मुद्रा में किया जाना चाहिए। सिक्के व जो करेंसी नोट आदेश आश्रित मुद्रा कहलाते हैं क्योंकि ये सरकार के आदेश के आधार पर मुद्रा का काम करते हैं। ये कानूनी वैध मुद्रा भी होते हैं, सभी तरह के भुगतानों में इनको स्वीकार करना होता है। इसके विपरीत जो बैंकों की मांग जमाएं होती है वो विश्वासाश्रित मुद्रा होती है, यानी विश्वास करने योग्य, क्योंकि ये सरकार के विश्वास के आधार पर स्वीकार की जाती है। ये कानूनी दृष्टि से वैध नहीं होती है। कोई व्यक्ति चेक लेने से इनकार भी कर सकता है, नकद भुगतान मांग सकता है, क्योंकि चेक के भुगतान की सदैव गारंटी नहीं होती है। इस प्रकार आदेश आश्रित मुद्रा कानूनी वैध मुद्रा होती है, जबकि विश्वास आश्रित मुद्रा कानूनी वैध मुद्रा नहीं होती है। तो जो फिएट मनी होती है ना, फिएट मनी यानी सरकार के आदेश द्वारा जो जारी होती है का मुख्य गुण जो होता है वो इसमें कानूनी वैधता का होना माना जाता है। आधुनिक युग जो है वो पत्र मुद्रा का युग है। यदि इस पर सरकार का उचित रूप से नियंत्रण बना रहे तो निर्धन व धनी सभी प्रकार के देशों के लिए ये उपयुक्त मानी जा सकती है। लेकिन जो विकासशील देशों में अत्यधिक मात्रा में पत्र मुद्रा के जारी होने से संकट उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए पत्र मुद्रा एक प्रबल अस्त्र है जिसका उपयोग अत्यंत ही सावधानी से करना चाहिए। मुद्रा की पूर्ति व वस्तुओं की पूर्ति में आवश्यक तालमेल बिठाया जाना चाहिए, अन्यथा मुद्रास्फीति की जो समस्या है वो उत्पन्न हो जाएगी। आजकल जो नियोजन आर्थिक नियोजन किया जाता है ना, उसी तरह से मौद्रिक नियोजन पर भी बल दिया जाने लगा है, जिसमें हम मुद्रा की पूर्ति की वार्षिक वृद्धि दर को सीमित कर देते हैं, नियंत्रित कर देते हैं, जिससे आगे चल करके और उस मुद्रा का विस्तार नहीं हो और मुद्रास्फीति का भय नहीं बने। तो इस प्रकार से हमने आज मुद्रा की प्रकृति और उसके वर्गीकरण का अध्ययन किया है।